शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल के बारे में बात करेंगे हम। एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल होता है, नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल और कैसे होता है? इसका शेप होता है स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप। तो ऑर्बिटल क्या चीज होती है, क्या डिफाइन किया गया था? ऑर्बिटल वो स्पेस और रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की सबसे ज्यादा संभावना होती है या सबसे ज्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो अब अगर ये स्फेरिकल है तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो भी न्यूक्लियस के अराउंड जो रीजन बन रहा है वो कैसा बन रहा है? स्फेरिकल बन रहा है। ठीक है, वो सारी प्रोबेबल जगहों को जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की ज्यादा संभावना है उनको जब मैं एक साथ देखूंगा तो कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। ठीक है, ओके। अब स्फेरिकल है तो इसकी एक अपने आप में इसके साथ ये लेकर के आता है सिमेट्री। सिमेट्री समझते हो? मतलब हर तरफ से देखने पर बराबर बराबर। ठीक है, सिमेट्री का मतलब यही होता है, या एक जैसा, सिमेट्रिकल है पूरा। ठीक है, तो जब हम स्फेरिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम इसके अराउंड न्यूक्लियस से अगर कितनी भी दूरी पर चले जाएं, आर डिस्टेंस पर, कितनी भी दूरी पर, मतलब मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, इससे मैं एक आर डिस्टेंस फिक्स कर लूं और इस आर डिस्टेंस से मैं पूरे 3 डायमेंशन में कहीं भी घूम जाऊं, यहां पर घूमूं, यहां पर घूमूं, यहां पर, ये सब आर आर डिस्टेंस है। ठीक है, कितने डिस्टेंस है? आर डिस्टेंस, मतलब बराबर डिस्टेंस, बराबर दूरी। कहां से? न्यूक्लियस से। तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की बराबर संभावना है। क्या बात समझ में आई? इसलिए इसको स्फेरिकल बोला गया है। ओके, स्फेरिकल क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना आर डिस्टेंस पर, चाहे आप न्यूक्लियस से कहीं भी चले जाओ, बराबर ही पाई जाएगी। ठीक है, और न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा रहेगी और फिर जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे वो कम होती जाएगी। ठीक है, यानी कि कैसी? अब अगर मैंने एक डायग्राम पहले बनाया था, अब मैं वापस से बनाता हूं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की न्यूक्लियस के पास बहुत ज्यादा संभावना है, फिर जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे वो कम होती जाएगी। क्या बात समझ में आई? तो ये कैसा बन रहा है? स्फेरिकल बन रहा है। ठीक है, और इसमें आप कहीं भी इधर से आर डिस्टेंस पर कहीं भी चले जाओ, आपको इलेक्ट्रॉन के मिलने की बराबर संभावना मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके। और ये जब इसका, अब जब ये चीज कहलाती है इसकी बाउंड्री, तो जब इसका बाउंड्री कर देंगे तो बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनता है, उसको बोलते हैं, ये जो बना है स्फीयर। ठीक है, तो एस इसलिए हमेशा हम स्फीयर बनाते हैं। ओके, ठीक है, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एट फिक्स्ड डिस्टेंस, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस एट फिक्स्ड डिस्टेंस एनीवेयर इनसाइड एस ऑर्बिटल is equal, anywhere inside s orbital is equal। ठीक है, ये लाइन समझ में आई? anywhere inside s orbital, इस s orbital के अंदर कहीं भी अगर मैं बराबर डिस्टेंस पर देखूं, आर आर डिस्टेंस पर, तो वो इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना बराबर रहेगी। ठीक है, अब बताओ s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होगी? 0। अगर l की वैल्यू 0 है तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने होंगे? एंगुलर नोड्स 0। और होना भी है क्योंकि एंगुलर नोड की डेफिनेशन हमने क्या लिखी है कि जो न्यूक्लियस से गुजर रहा हो। अब यहां पर अगर तुम इस ऑर्बिटल को अगर ध्यान से देखो तो अगर मेरे जो न्यूक्लियस से गुजरता हुआ, मान लो ये एक प्लेन है, फॉर एग्जांपल ये प्लेन कहां से गुजर रहा है? न्यूक्लियस से गुजर रहा है, बट बीच में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है ना। ये वो प्लेन है, ऐसा नहीं है जो क्या कर रहा हो कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना को 0 बता रहा हो। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, 0 तो नहीं है ना? 0 है क्या? नहीं है। तो इस वजह से एंगुलर नोड्स एस ऑर्बिटल में हो ही नहीं सकते। ठीक है, एंगुलर नोड्स यानी कि प्लेन और ऐसा प्लेन और सरफेस जो न्यूक्लियस से गुजर रहा हो, वो हमको मिल ही नहीं सकता किसमें? एस ऑर्बिटल के केस में, क्योंकि
ऑब्वियसली, ठीक है, समझ में आई बात। और L की वैल्यू यहां पर 0 है, तो मैथमेटिकली भी हमने यहां पर लिख दिया कि नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स भी 0 रहेंगे। क्या बात समझ में आई? चाहे वो कोई सा भी s ऑर्बिटल हो, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स 0 ही रहने हैं। क्यों? क्योंकि L की वैल्यू 0 है। क्या बात समझ में आई यहां पे? पक्का? ओके। अब देखो, एक एक करके हम सारे s ऑर्बिटल को देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल, सबसे पहले 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल। अब जैसे ही आपने बोला 1s, तो n माइनस एल माइनस 1 किसको बताता है? ये किसका फॉर्मूला है? रेडियल नोड्स का। तो रेडियल नोड्स कितने होंगे इसके? 1 माइनस 0 माइनस 1 कितना हुआ? 0। कोई रेडियल नोड नहीं मिलेगा आपको। किसमें? 1s में, ठीक है। यानी कि यहां पर आपको रेडियल नोड नहीं मिल रहा है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 हो जाए। ना तो एंगुलर नोड था, ना ही रेडियल नोड। एंगुलर नोड तो s बोलते से ही खत्म हो गया, ठीक है। नोड, और जहां तक बात रेडियल नोड की है, रेडियल नोड भी 0 रहेगा क्योंकि n माइनस एल माइनस 1 भी 0 आ रहा है। क्या बात समझ में आई? नाउ अब ग्राफिकली इसको कैसे देखेंगे? ग्राफिकली जब ग्राफ से देखेंगे तो ग्राफ हम देखेंगे किसका? प्रोबेबिलिटी का। किसके साथ? r डिस्टेंस के साथ। r डिस्टेंस कहां से देखेंगे? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से हम दूर जाते जा रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बिहेव कर रही है? कम हो रही है कि बढ़ रही है कि क्या हो रही है, ठीक है। लेकिन उसको ग्राफिकली हम किस तरीके से दर्शा रहे हैं। और अब अगर हमको प्रोबेबिलिटी को दर्शाना है तो हम क्या यूज करेंगे उसके लिए? मैथ्स में साई स्क्वायर। साई स्क्वायर याद आ रहा है? साई स्क्वायर क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वही प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जब हम किसके साथ देखेंगे? विथ r डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। तो देखो कैसा बनेगा 1s के लिए। किसके वर्सेस किसके? साई स्क्वायर वर्सेस r, ठीक है। साई स्क्वायर वर्सेस r। अभी हमने देखा कि न्यूक्लियस के पास बहुत ज्यादा डेंसिटी थी। न्यूक्लियस के पास बहुत ज्यादा डेंसिटी थी, मतलब साई स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पर है? न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस मतलब कितना डिस्टेंस? r इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूक्लियस r में r की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी न्यूक्लियस पर। तो न्यूक्लियस से अगर हम देखें ये r इक्वल टू 0 पर, यहां पर सबसे ज्यादा वैल्यू होने वाली है साई स्क्वायर की, या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा वैल्यू। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां रहेगी? न्यूक्लियस के पास। और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे कम होती जाएगी। तो ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ इस तरीके से। समझ में आई बात? पक्का? तो ग्राफ इस तरीके से घटेगा r डिस्टेंस के साथ। साई स्क्वायर वर्सेस r का ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, ओके। और अभी मैंने एक डायग्राम बनाया ही था इसका, लेकिन फिर से बना देता हूं। 1s को रिप्रेजेंट करता हुआ, ठीक है। तो ये स्फेरिकल बन रहा है 1s। सेकेंड 2s, 2s। L की वैल्यू क्या है? s है ना। L की वैल्यू क्या है? 0। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने होंगे? 0। s में तो वैसे ही नहीं मिल रहा, ठीक है। अब n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू क्या है? 1। यानी कि एक ऐसी जगह है यहां पर जहां पर कुछ दूर जाने पर हमको नोड मिलेगा। यानी कि एक ऐसी स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहे होंगे, ठीक है। एक नोड आएगा बीच में। तो कैसा आएगा? हम उसको ग्राफिकली कैसे दर्शाएंगे? ग्राफिकली इस तरीके से दर्शाएंगे कि साई स्क्वायर वर्सेस r का जब ग्राफ बनेगा, ठीक है, तो न्यूक्लियस के पास बहुत ज्यादा रहेगी। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगी कहानी, कम होता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो 0 हो जाएगी। ये साई स्क्वायर 0 हो जाएगा। इस पॉइंट पर साई स्क्वायर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। और इसके बाद थोड़ा सा और बढ़ेगा और उसके बाद फिर कम हो जाएगा। समझ गए? अब इसी चीज को हमने अभी समझाया था क्या बोलते हैं डायग्राम में, क्या कि पहले तो अपन को मिल रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी मिल रही है, कुछ दूर जाने पर ब्लैंक हो गया,
और फिर थोड़ा सा बढ़ा, और फिर खत्म हो गया। क्या ये चीज समझ पा रहे हो? नहीं समझ पाए? यहां से r दूरी पर जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कम होती जा रही है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर 0 हो जाएगा, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा और फिर खत्म हो जाएगा। ये देखो, दूर जाते जा रहे हैं, न्यूक्लियस की मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, कम होती गई और फिर बीच में 0 हो गई और फिर बढ़ गई और फिर खत्म हो गई। क्या बात समझ में आई? ये चीज समझ में आया? तो ये किसको बता रहा है? दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो किसको दर्शा रहा है? 2s ऑर्बिटल को। समझ गए बात को? तो ये जो चीज है ये क्या है? ये है रेडियल नोड। रेडियल नोड है ये, ठीक है। ये जो 1 है ये यही पॉइंट को दर्शा है। अच्छा एक मिनट, ऐसा कंफ्यूजन मत करना कि ये हमारा पहला और शेल है, ये हमारा दूसरा शेल है, ऐसा नहीं है। ये एक ही ऑर्बिटल है पूरा, हाँ, लेकिन ये पूरा जो है ये एक ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल। इसको डोंट गेट कंफ्यूज कि ये जो है ये हमारा 1s हो जाएगा, ये 2s हो जाएगा, नहीं। 1s की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, वो फर्स्ट शेल में ही खेल रहा है, ये सेकेंड शेल में है, इसका साइज भी बड़ा है, n की वैल्यू 2 है, साइज, ठीक है, तो इसका साइज भी बड़ा होगा। ओके, क्लियर है? तो ये जो चीज है ना, ये रेडियल नोड, हम यहां पर इसको ग्राफ से, अगर कभी ग्राफ में पूछे कि कितने यहां पर क्या चीज है, तो मैं ग्राफ से समझ में आ जाना चाहिए कि जितनी बार वो r पॉइंट को टच कर रहा है उतने नोड्स होंगे। कितनी बार टच कर रहा है? एक बार टच कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए कितने रेडियल नोड होंगे? 1। क्लियर? ध्यान रखना, ये ग्राफ एंगुलर नोड्स को नहीं दर्शाएगा, क्योंकि हम r डिस्टेंस के साथ देख रहे हैं, तो रेडियल नोड्स को ही दर्शा रहा है। ओके ओके, क्लियर? चलो अब मुझे बताओ, अगर तुम इतना समझ गए हो, ये भले ही मत बनाना, लेकिन 3s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ कैसा बनेगा जरा सोच के देखो। 2 बार टच करेगा, है ना? थर्ड 3s ऑर्बिटल के लिए n-l-1 की वैल्यू कितनी है? 2। 3 - 0 - 1 कितना है? 2। तो जब इसका ग्राफ बनेगा साई स्क्वायर वर्सेस r का, तो यहीं से शुरू होगा, यहां पर खत्म होगा, नहीं खत्म तो नहीं होगा, ऊपर जाएगा, फिर टच करेगा, फिर जाकर के फिर ऐसे जाएगा। आ गई बात समझ में? क्या इसका तुम वो शेल डायग्राम इमेजिन कर पा रहे हो दिमाग में? कैसा रहा होगा 3s का? पहले बढ़ेगा, फिर एक गैप आएगा, फिर आएगा, फिर एक गैप आएगा, फिर जाएगा। समझ गए ना? तो इस तरीके से उसकी साइज भी बढ़ गई। ओके ओके, क्लियर है? s ऑर्बिटल क्लियर? पक्का? ठीक है, 3s तक हमने देख लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर p ऑर्बिटल्स। ये क्या था, किस नाम से रखा था अपन ने? फर्स्ट, सेकेंड अपना p रहेगा। p ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल होते हैं, नॉन डायरेक्शनल नहीं होते, मतलब ये डायरेक्शन पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। p ऑर्बिटल्स डायरेक्शन पर डिपेंड करते हैं, और इनका जो शेप आता है उसे बोला जाता है डंबल शेप। क्या बोला जाता है? डंबल शेप। s के लिए m की वैल्यू क्या होगी? s के लिए 0। क्या बताता है? 0 ओरिएंटेशन, कोई ओरिएंटेशन नहीं है उसका, ठीक है। कल एक ने सवाल पूछा था, कहां गया वो, उधर आदित्य पटेल, कि वो जो मैंने तुम लोगों को एक चीज बोली थी कि हम कभी भी px, py, pz को -1, 0 और 1 से डिफाइन नहीं कर सकते कि px वाला -1 ही रहेगा, py वाला 0 ही रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो यहां, ठीक है। जब हम आगे जाकर के बॉन्डिंग वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें भी यही ऑर्बिटल्स तो आपस में ओवरलैप करते हैं, तो जब वो ओवरलैपिंग होती है तो एक किसी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड होती है, ठीक है। एक एक्सिस मतलब हो सकता है px वाला px से मिल रहा हो, py वाला py से मिल रहा हो, तो हम बोलते हैं जहां पर भी, जिसके भी अक्रॉस, जिस भी एक्सिस के अराउंड क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, मेन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, उस वाले एक्सिस को हम
जो उसकी m की वैल्यू डिफाइन करी जाती है वो 0 डिफाइन की जाती है। ठीक है, तो अगर ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम पढ़ते हैं तो हम ये बोलते हैं कि z एक्सिस जो रहता है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रहता है, कि जहां पर भी बॉन्डिंग हो रही है वो z एक्सिस के अराउंड हो रही है। ये इन जनरल होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये हम लोग पढ़ते हैं जब अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तब जाके हम ये बोलते हैं कि ये जब भी आपस में बॉन्डिंग हो रही होगी तो वो किस एक्सिस के अराउंड होगी, z एक्सिस। इसलिए pz को 0 बोल दिया जाता है, dz स्क्वायर को भी 0 बोल दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि z एक्सिस के अराउंड वहां पर वो होता है, क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग होती है वहां पे। ठीक है, ओवरलैप। तो इसलिए इट इज नोवेयर रिलेटेड टू, क्या बोलते हैं कि px की वैल्यू हमेशा -1 ही रहेगी, py की वैल्यू हमेशा ही +1 रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x एक्सिस है तो px की वैल्यू 0 रहेगी, अगर z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो pz की वैल्यू 0 रहेगी। समझ गए बात को? वो उस तरीके से, इतना दिमाग हमको लगाना भी नहीं, जरूरत भी नहीं है उसकी। ठीक है, बट ये कहना स्पेसिफिकली कि pz की वैल्यू 0 ही होगी, dz स्क्वायर की वैल्यू 0 ही होगी, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है। ओके, खैर वापस आते हैं पॉइंट पे, ये बात ध्यान रहेगी। चलो अब अपन p ऑर्बिटल्स पर आ जाते हैं। तो m, इसमें l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू 1 है, मतलब नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने रहेंगे, एंगुलर नोड्स यहां पर 1 रहेंगे। चाहे कोई सा भी p ऑर्बिटल हो, एक ना एक आपको एंगुलर नोड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बताओ m की पॉसिबल वैल्यूज क्या है यहां पर, -1, 0 और +1। ये क्या दर्शाते हैं, m ओरिएंटेशंस को दर्शाते हैं। ठीक है, किस तरीके, और इस वजह से यहां पर डायरेक्शन आ जाता है। और ये जो 3 ओरिएंटेशंस हैं, 3 ओरिएंटेशंस ये बता रहे हैं कि देयर आर, ये जो p ऑर्बिटल्स होते हैं ये तीनों एक्सिस के अलोंग अलाइंड रहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से px आता है, py आता है और pz आता है। ठीक है, px, py, pz 1 2 3। ओके, 3 ओरिएंटेशंस 3 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स को डिफाइन कर रहा है। और ये जो एंगुलर नोड्स हैं 1 है ना, एंगुलर नोड 1 बोल रहे हैं, तो ये हर ऑर्बिटल के लिए होते हैं। ऐसा नहीं कि हमने p एक सबशेल है तो इन तीनों के लिए एक ही एंगुलर नोड होगा, नहीं, इसके लिए भी एक होगा, इसके लिए भी एक होगा, इसके लिए भी एक होगा। क्या बात समझ में आई? ओके, क्लियर? तो ध्यान रखना कि एंगुलर नोड्स यहां पर जो हम लिखते हैं, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स फॉर ईच ऑर्बिटल विल बी कितना, 1, फॉर ईच ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू 1। हर ऑर्बिटल के लिए एक एंगुलर नोड हो गई, हर p ऑर्बिटल के लिए। अब यहां पर देखो, जैसे नोड होता है, नोड वो जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की सबसे कम संभावना होती है, 0 संभावना होती है। ठीक है, इसी का उल्टा एक टर्म यूज होता है एंटी नोड। ठीक है, एंटी नोड उल्टा होगा, जहां पर सबसे ज्यादा होगी, है ना, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां होगी। तो अगर हम बोलें कि p ऑर्बिटल के लिए जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं, दूसरे शब्दों में एंटी नोड, जहां सबसे ज्यादा होती है वो अलोंग द एक्सिस होती है। कहां होती है, अलोंग द एक्सिस के अलोंग। और इस वजह से जब इसका शेप आता है तो वो एक डंबल शेप आता है, ये एक एक्सिस के अलोंग अलाइंड है। ठीक है,